नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार में 18 और भाजपा नेताओं को मिली है जिम्मेदारी। जहां हाल ही में 20 वरिष्ठ नेताओं को सीएम ने सौंपी थी जिम्मेदारी। अब एक और लिस्ट 18 अन्य नेताओं को किया गया है शामिल। जैसे सीएम धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपे हैं विभागीय दायित्व। बलवीर घुनियाल को दिया है जड़ी बूटी सलाहकार समिति का दायित्व और सुरेंद्र मोघा को उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष का मिला है दायित्व। भुवन विक्रम डबराल को जड़ी बूटी सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 18 और नए नेताओं को जिम्मेदारी दी है। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में 20 वरिष्ठ नेताओं को सीएम ने सौंपी थी जिम्मेदारी। वहीं अब एक और लिस्ट में 18 अन्य नेताओं को शामिल किया गया है। सीएम धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपे हैं विभागीय दायित्व, जहां पे बलवीर घुनियाल को दिया है जड़ी बूटी सलाहकार समिति का दायित्व और सुरेंद्र और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज सचिवालय में बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। वित्त विभाग की बैठक में बजट यूटिलाइजेशन की होगी समीक्षा। सुबह 11 बजे से शुरू हुई है ये बैठक और बैठक में मुख्य सचिव सहित वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां सचिवालय में बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। वित्त विभाग की बैठक में बजट यूटिलाइजेशन की होगी समीक्षा और सुबह 11 बजे से शुरू हुई है ये बैठक। वहीं बैठक में मुख्य सचिव सहित वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। खबर देहरादून से आपको बताई जा रही है, जहां पर आज सचिवालय में बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से अभी देहरादून में सचिवालय में जो बैठक हो रही है उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, आज उत्तराखंड सचिवालय में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें वित्त विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और इसके साथ साथ उनको दिशा निर्देश देंगे कि अगले जो ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो शुरू हो गया है 1 अप्रैल से, इस वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड के विकास को लेकर के किस तरह से अधिकारियों की ओर से फोकस किया जाएगा। और वित्त विभाग की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए 1,01,175 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है और इस बजट को कैसे खर्च करना है विकास कार्यों को लेकर के और उस प्रक्रिया में किस तरह से तेजी से आगे बढ़ा जाए, इस पर प्रेजेंटेशन भी देंगे वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं। और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो दिशा निर्देश देंगे, उस दिशा निर्देश के तहत ही अधिकारी काम करेंगे। मुख्य सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे और अब से कुछ देर बाद ही ये बैठक जो है ये सचिवालय में शुरू हो रही है। और जो वित्त विभाग का काम होता है, काफी महत्वपूर्ण कार्य इसलिए होता है क्योंकि जो निर्माण कार्य होने हैं, जो आगे के जो कार्य हैं तय किए गए हैं, निर्धारित किए जा रहे हैं कि कौन कौन से विभाग का कार्य किस दिशा में किस तेजी से काम करना है, तो उसके लिए जो बजट का प्रावधान होता है वो वित्त विभाग के जरिए ही आगे उसको बढ़ाया जाता है। और वित्त विभाग की तरफ से अगर वो धन जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा संबंधित विभाग के कार्य के लिए, तो उसमें तेजी आएगी। अगर वित्त विभाग की ओर से कहीं कोई कमी रह जाती है तो जिस तेजी से उस प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है, जो समय निर्धारित होता है, वो कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वित्त विभाग के अधिकारियों की, वित्त विभाग के कर्मचारियों की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण रहती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में भी इस बैठक के दौरान वित्त विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश देंगे और उसी निर्देश के तहत वो आगे के दिनों के लिए कार्य करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
की बैठक में बजट यूटिलाइजेशन को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और विकास के मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। और ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है, जहां बैठक में मुख्य सचिव सहित वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आज 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान शुरू होगा, जहां पर सरकार की कार्य योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा। दरअसल 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें सरकार की कार्य योजनाओं को प्रदेश भर में संगठन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जब भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का बखान करेंगे और लाभान्वित लोगों को डाटा भी एकत्र करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से एक्टिव मोड में आ गई है, जिसको लेकर पार्टी संगठन द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं पीछे की ओर मुड़कर देखता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी लोग कहा करते थे। आज ऐसा सुखद अनुभव आ रहा है कि गाँव में भी भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन देते हैं और एक गाँव की पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने अभियान लिया है ताकि जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार का कामकाज है, उसको गांव-गांव तक हम पहुंचा सकें। और अभी वर्तमान में हमारा संगठन पर्व चल रहा है, हमने नई इकाइयाँ सब गठित की हैं, उनको हम एक्टिवेट कर सकें ताकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान लिया है और मैं समझता हूँ इसका भारतीय जनता पार्टी को आगे चलकर लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें सरकार की कार्य योजनाओं को प्रदेश भर में संगठन के द्वारा ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है 6 अप्रैल से संबंधित, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर इस अभियान के चलते किस तरीके की कार्य योजनाएं की जाएंगी? देखिए श्वेता, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो लगातार चुनावी मोड में रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां सौंपते रहते हैं। इसी कड़ी में 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान शुरू होने जा रहा है और इस अभियान के तहत पार्टी के जो जिले स्तर के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो पहुंचे और वहां जाकर के आम जनता के बीच रात्रि विश्राम करें, वहां के लोगों से फीडबैक लें कि सरकार का जो कार्य है उसको लेकर के वो कितने संतुष्ट हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं आम जनता के लिए संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं का क्या फीडबैक है, उनको कितना लाभ मिल रहा है और लोग क्या चाहते हैं अपने सरकार से, राज्य सरकार से क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं। तो ये सारा डाटा भी इसके जरिए एकत्र होगा और समय समय पर जब अपने पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी पार्टी की ओर से सौंपी जाती है तो पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है कि पार्टी में उनको तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा जो आम जनता है उनके बीच अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचते हैं तो आम जनता के बीच में भी एक भाव भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है कि उनको पार्टी की ओर से तवज्जो दी जा रही है, उनको पूछा जा रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य होने हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सरकार को करना चाहिए। तो ये तालमेल जो है एक काफी अलग तरीके का है और भाजपा के रणनीतिकार ये जानते हैं कि जनता के बीच पहुंच करके ही जनता का दिल जीता जा सकता है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उनको कैसे और तरीके से दिया जाए जिससे कि वो और उसको जो जिस उद्देश्य के लिए उन योजनाओं को बनाया गया है उनकी पूर्ति कैसे हो। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है
और वो कल से अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के रात्रि विश्राम करेंगे। और इसमें जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें, ये सारे लोग रात्रि विश्राम करेंगे जा करके ग्रामीण क्षेत्रों में। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी इसमें ड्यूटी लगाई जा रही है, वो भी कई क्षेत्रों में जाकर के रात्रि विश्राम करेंगे। और वो भी और तमाम उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, जितने मंत्री हैं, वो भी जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। जी अजय जी, जिस तरीके से बताया कि आपने कि गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं को जो बखान करने के चलते इन्होंने इस तरीके का अभियान चलाया है, क्या सिर्फ योजनाओं को ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है या किसी अन्य कारण की वजह से इस तरह के अभियान की शुरुआत की जा रही है? या बिल्कुल, देखिए श्वेता, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो चाहते हैं कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सीधे जनता से कनेक्ट रहें। 2027 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है और ये माना जा रहा है कि ये जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दी जा रही है, क्योंकि जनता के बीच जब पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो जाहिर है कि एक कनेक्शन जो होगा वो उनके बीच में काफी मजबूत होगा। और जनता को भी जब ये लगेगा कि भाजपा की ओर से उनको भाव मिल रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में कौन सा कार्य किया जाए जिससे उस क्षेत्र का त्वरित गति से विकास हो, तो वो अपना जो फीडबैक देंगे और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जब बताएंगे तो उनका समाधान भी होगा। और ये इसे तैयारी के तौर पर जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारी है और इसके साथ साथ अभी पंचायतों के चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड में। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के पदाधिकारी जाएंगे तो जाहिर है कि जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो उन चुनाव की भी तैयारी इसके के तौर पर भी इसको हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वो चाहते हैं कि उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता सीधे आम जनता से कनेक्ट रहें, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का बखान भी किया जाए, उनसे फीडबैक भी लिया जाए और जो एक डाटा तैयार करना है कि जनता के लिए कौन कौन से लाभकारी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है और उन योजनाओं का जो फीडबैक क्या है, उन योजनाओं का जनता को कैसे लाभ मिल रहा है, तो एक डाटा भी तैयार होगा और जनता से सीधे कनेक्शन भी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके चलते हुए गांव-गांव जाकर कार्य योजनाओं का बखान करेगी और उसी के साथ वहां पर लोगों से उन कार्य योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लेगी। केदारनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 2 मई को खुलेंगे और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। वहीं यात्रा को सफल और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और इसको लेकर वरिष्ठ IAS अधिकारी और यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा और प्रगति की जानकारी लेने के लिए निरीक्षण किया और उसी के साथ उन्होंने यात्रा धाम पर पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सचिव युगल किशोर पंत केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिरों के चारों ओर चल रहे पुनर्निर्माण तथा सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं ताकि यात्रा आरंभ होने से पहले श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने मंदिर के आसपास तथा गौरीकुंड से केदारनाथ तक के पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को मार्ग पर जमी बर्फ और मंदिर परिसर की बर्फ को शीघ्रता से हटाने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 जिले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय सृजक गतिविधियाँ होती हैं, आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं यात्रा।
चारधाम यात्रा हमारे खबर सामने आ रही है जहाँ चैत्र नवरात्रि में की अष्टमी तिथि है आज, जहाँ पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर। जहाँ नैना देवी मंदिर नैनीताल में कर रहे हैं पूजा अर्चना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से जुड़ी बताई जा रही है जहाँ चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है आज, जहाँ पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर। जहाँ नैना देवी मंदिर नैनीताल में कर रहे हैं पूजा अर्चना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से दिखाई जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा के लिए लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वह तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए इस बीच वीआईपी दर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन पर आगामी कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने दी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यात्रा की पीक के समय किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। प्रशासन स्तर से सभी राज्यों को पत्र भी जारी किया गया है कि उनके वीआईपी का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन एक श्रद्धालु की तरह अगर शुरुआती दिनों में कोई भी वीआईपी आएंगे तो उन्हें सभी श्रद्धालुओं के समान ही सुरक्षा और अन्य व्यवस्था बनाकर दी जाएगी। लेकिन शुरुआत में वीआईपी दर्शन सख्ती के साथ बैन किया गया है। देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहाँ पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो इन संबंधित विभागों से शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी हैं उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा, इसमें वीवीआईपी दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने बैन कर। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा के लिए लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जहाँ तीर्थयात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए इस बीच वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से चारधाम यात्रा 2 मई को शुरू होने वाली है, उसके चलते अब वीआईपी दर्शन पर जो प्रतिबंध लगा है उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, 2 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। 30 अप्रैल से चारों धामों की यात्रा की शुरुआत में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे 30 अप्रैल को, और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। देखिए, चारों धामों में तीर्थ यात्रा के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका आंकड़ा 12.5 लाख से पार हो चुका है, और 20 मार्च से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। और जिस तादाद में लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इसके बाद जब यात्रा शुरू हो जाएगी तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है कि बहुत भारी तादाद में, भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इसमें सुरक्षा के साथ साथ जो व्यवस्थाएं बनानी है वो काफी दिक्कत हो सकती है। अगर वीआईपी या वीवीआईपी बीच में आते हैं तो उनके लिए अलग से सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसलिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव को लेटर दिया है और उनसे आग्रह किया है कि इस बीच जितने भी लोग वीआईपी या वीवीआईपी आना चाहते हैं, फिलहाल अगर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो वो इस यात्रा में ना आए। अगर एक सामान्य श्रद्धालु के तौर पर कोई आना चाहता है तो उनका स्वागत है। उत्तराखंड में चारों धामों में वो जाएं, दर्शन करें अपने आराध्य देव का और पुण्य का लाभ कमाएं, लेकिन आम श्रद्धालु की तरह ही आए, क्योंकि भारी संख्या में लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उनको हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से और जितने भी शासन प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे तो वो आम जनता की को सुरक्षा देंगे, उनके लिए सेवा भाव के तहत वो कार्य करेंगे। लेकिन अगर कोई वीआईपी या वीवीआईपी आता है तो वहां पर व्यवस्थाओं में खलल होगा, दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए लेटर भेजा गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि कोई भी व्यक्ति चारों धामों में दर्शन करने के लिए आए, वो सामान्य तीर्थयात्री के तौर पर आए,
सामान्य श्रद्धालु के तौर पर आए और आ करके वो अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वीआईपी और वीवीआईपी आना चाहता है तो शुरुआत जब यात्रा होगी तो उसके 1 महीने तक वो ना आए, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 12.5 लाख से अधिक संख्या हो गई है। और श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 10,000 से अधिक तीर्थयात्री ऐसे हैं जो विदेशों के हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए किस तरह का लोगों में उत्साह है, किस तरह से लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। और संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में जो रिकॉर्ड यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंचने को लेकर के सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है, तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और उनसे यही आग्रह किया जा रहा है कि वो सामान्य तीर्थयात्री की तरह यहाँ पर आए और चारों धामों में दर्शन करें। जी अजय जी, ये जो प्रतिबंध लगाया गया है वो कितने समय के लिए लगाया गया है? क्या मतलब कुछ दिनों बाद इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा कि वीआईपी जो सुविधाएं होती हैं क्या वो दी जाएंगी उसके बाद? देखिए श्वेता, आमतौर पर देखा जाता है कि किसी प्रदेश के मंत्री हैं या वरिष्ठ अधिकारी हैं, जब उत्तराखंड में आते हैं तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनकी सुरक्षा से संबंधित कार्य होते हैं या बाकी अन्य जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन अगर यात्रा के दौरान यानी शुरुआती दौर में अगर वो आते हैं तो पहले ही शुरू में जब भी यात्रा का समय होता है तो व्यवस्थाएं बनाने में थोड़ा समय लगता है और ऐसे में अगर वो भी आ जाएंगे तो अव्यवस्था यहाँ पर फैलेगी। तो इसलिए मुख्य सचिव ने जो लेटर भेजा है उसमें यही कहा गया है कि कम से कम 1 महीने तक कोई वीआईपी या वीवीआईपी ना आए और उसके बाद यात्रा जैसे चलती रहेगी तो उसको देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि क्योंकि जब भी कोई वीआईपी या वीवीआईपी आते हैं तो वो सामान्य जो आम लोग होते हैं उनसे अलग रहते हैं, उनके साथ उनके सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित लोग होते हैं, बाकी उनके वाहन बहुत सारे होते हैं और भी जिस तरह से उनको उनके प्रदेश में सुविधाएं मिलती हैं उसी तरह से यहाँ पे सुविधाएं देने की बात होती है। तो ऐसे में अगर वो आएंगे और उनको व्यवस्था और सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वो नाराज होंगे और इससे उत्तराखंड की छवि खराब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन और तीर्थयात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए बीच में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनका कहना ये है कि इसके संबंध में ये कहा जा रहा है कि अगर वीवीआईपी और वीआईपी को सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी तो आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जब पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी बर्फ हटाने के कार्य में लगे हुए हैं। वहीं यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने को लिए 270 मजदूरों को तैनात किया गया है और इनमें से 70 मजदूर छोटी लिंचौली से बड़ी लिंचौली तक बर्फ हटाने के कार्य कर रहे हैं, जबकि 200 मजदूर नए और पुराने ट्रैक पर बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासन का लक्ष्य है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी रास्तों को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।